हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स। बीएससी का जो पोर्शन है सॉलिड स्टेट फिजिक्स का, उसमें हमारा ये लास्ट चैप्टर है। हाँ, एमएससी फिजिक्स के कभी अगर सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पेपर लेते हैं तो उसमें ज़रूर काफ़ी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, बट अभी के लिए तो हम इसी पे फोकस करेंगे। सो चैप्टर हमारा है सुपर कंडक्टिविटी, अति चालकता। अभी सुपर कंडक्टिविटी के अंदर सबसे पहले देख लेते हैं सुपर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है। ओके, सो डेफिनेशन देखिए, कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर हमारे पास, हम ऐसे बोलते हैं कि कंडक्टर हमारे पास ऐसा मटेरियल होता है जिसका रेजिस्टेंस या जिसकी रेजिस्टिविटी सबसे कम होती है, उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि करंट फ्लो करवाने के लिए हम जो वायर लेते हैं घर में वो कॉपर के बने हुए लेते हैं, क्योंकि कॉपर जो है वो कंडक्टर है। सिल्वर का लेते तो और अच्छा होता, पर वो महंगा पड़ता है इसलिए नहीं लेते। सो हमारे पास जो कंडक्टर होता है उसकी को क्यों हम उसको काम में लेते हैं, क्योंकि करंट फ्लो इजीली हो जाती है। करंट फ्लो इजीली क्यों होती है? क्योंकि उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, सबसे कम होता है। लेकिन अगर टेम्परेचर के साथ इसका इफेक्ट देखें तो सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में थोड़ा सा अलग चीज होती है, लेकिन हम सिर्फ फोकस करेंगे कंडक्टर के बारे में। सो कंडक्टर में क्या होता है कि ऑलरेडी उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आपने किसी कंडक्टर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा कि उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन पहले आसानी से मूव कर रहे थे, अब वो टेम्परेचर बढ़ने की वजह से कोलिजन करने लग जाएंगे आयंस के साथ में। जो वहां पे आयंस रखे हुए होंगे, आयंस क्यों होंगे? क्योंकि जैसे मान लीजिए कॉपर है आपके पास, तो कॉपर में से अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, तो अब जो कॉपर का बचा हुआ हिस्सा होगा, अब उसे एटम तो कह नहीं सकते, अब वो क्या बन चुका है? आयन बन चुका है। और उस आयन का जो साइज होता है वो इस इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उस आयन में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन्स होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे, और एक प्रोटॉन ही इलेक्ट्रॉन से 2000 गुना ज्यादा भारी होता है। तो न्यूक्लियस तो कितना हैवी होगा। तो आयन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा हैवी होता है। अब अगर हम टेम्परेचर ज्यादा बढ़ा दिए तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? जो पहले चुपचाप आराम से अपने अपने रास्ते जा रहे थे, वो अब इन आयंस से कोलाइड करेंगे। तो कोलिजन की वजह से क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? यही कोलिजन जिनकी हम बात कर रहे हैं। सो ये कॉलिजन्स बढ़ जाते हैं जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस बोल दो या फिर रेजिस्टिविटी बोल दो, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब टेम्परेचर घटाने से उसकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो क्या होनी चाहिए? डिक्रीज होनी चाहिए। तो जब एक्सपेरिमेंट किया गया था कि अच्छा कंडक्टर का टेम्परेचर और कम करो, क्योंकि रेजिस्टिविटी जितनी कम हो उतनी अच्छी है, तो ऐसी सिचुएशन में जब एक्सपेरिमेंट किए गए तो मरकरी के साथ एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। और वो मरकरी के साथ एक्सपेरिमेंट करने से क्या हुआ? ये देखिए, सबसे पहले मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए मरकरी है। सो मरकरी के साथ जब ये एक्सपेरिमेंट किया गया था कि उसका टेम्परेचर डिक्रीज कीजिए, उसका टेम्परेचर जब घटा रहे थे, तो पहले ग्राफ कैसा बन रहा था? तो यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास ये टेम्परेचर है और इसकी रेजिस्टिविटी थी, या फिर रेजिस्टेंस ले लिए, कुछ भी ले लीजिए। सो ये जो ग्राफ था वो लीनियरली था, लीनियरली डिक्रीज हो रहा था इस तरह से। तो मैं इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है कि इधर आने से टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है, तो ऊपर से क्या हो रहा है? रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो ये ग्राफ का एक्सपेक्टेशन कैसे थी कि ये ग्राफ ऐसे ही आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो पर्टिकुलर टेम्परेचर कौन सा है? दैट इज, सपोज करो टीसी बोल देते हैं उसको। ये टेम्परेचर ऐसा हुआ कि इस टीसी से कम टेम्परेचर होते ही इसका जो ये जो रो का जो ग्राफ था, जो कि पहले इस तरह से वेरी कर रहा था, सडनली डिक्रीज हो गया। मतलब ऑलमोस्ट जो रो है वो लीनियरली, मतलब अभी भी सडनली जिस स्पीड से डिक्रीज हो रहा था पहले, उस स्पीड से नहीं हुआ। ऑल ऑफ सडन रो ऑलमोस्ट जीरो हो गया। जैसे ही हम टी लेस देन टीसी पे आए, टीसी से कम टेम्परेचर पे आते ही रो की वैल्यू धीरे धीरे कम ना होकर सडनली जीरो हो गई। जीरो तो नहीं हुई, नियरली इक्वल टू जीरो हो गई। सो इसका रीजन समझ में नहीं आया कि यार ये क्या हुआ। और ऐसे पता चला कि अगर रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई तो ये कितना शानदार कंडक्टर बन चुका है, राइट? क्योंकि रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तो हम बोलते हैं अच्छा कंडक्टर नहीं है। क्योंकि रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? इंसुलेटर की ज्यादा होती है, सेमीकंडक्टर की ज्यादा होती है। तो हमारे पास, हम बोलते हैं कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी सबसे कम थी। अब रेजिस्टिविटी ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, इसका मतलब कितना बढ़िया कंडक्टर बन चुका है। और बिकॉज अब ये इतना बढ़िया कंडक्टर बन चुका है, इसीलिए इसी कंडक्टर का नाम अब क्या रख दिया गया? सुपर कंडक्टर।
ये सुपर कंडक्टर की डेफिनेशन हुई। सो क्या बोलेंगे हम इसकी डेफिनेशन में? हम ये कहेंगे कि कुछ मेटल्स, मतलब ये सारे मेटल में नहीं होता ऐसा, कुछ मेटल्स होते हैं, साथ में कुछ अलॉयज, अलॉय का मतलब जो मेटल का मिक्सचर करके बनाते हैं, तो कुछ मेटल्स और कुछ अलॉयज में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर जाते ही हमारा जो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो सडनली क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। दिस प्रॉपर्टी या दिस फिनोमिनन या दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। और जो जो मेटल्स इस तरह की चीज, इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, उन्हें हम कहते हैं सुपर कंडक्टर। सो बुक में आप Hg का जो ग्राफ मैंने बताया था वैसे से ग्राफ देख लीजिए, मैंने y और x पे प्लॉट नहीं किया है, सो ये आप देख लीजिएगा। Hg के लिए नॉर्मली हमारे पास क्या हो जाता है, जो ये Tc आता है वो नियरली इक्वल टू 4.3 केल्विन आता है, यानी कि इस टेम्परेचर पे सडनली उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है, ध्यान रखना, ऑलमोस्ट वो हो जाती है 3 इंटू, मतलब इससे पहले होती है 0.084 ओम से होती है, सडनली 3 इंटू 10⁻⁻6 ओम। कहाँ पर? एट T इज इक्वल टू 4.3 केल्विन। इस टेम्परेचर पे रेजिस्टिविटी इससे घट के इससे हो जाती है। तो अब देखिए यहाँ पर 10⁻³ का ऑर्डर है, यहाँ 10⁻6 का ऑर्डर है, 1000 गुना कम हो गई, 1000 गुना। सो दिस इज कॉल्ड सुपर कंडक्टिविटी। अब हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, ठीक है? फीचर्स 1 मार्क की डेफिनेशन एग्जाम में पूछी जा सकती है। सबसे पहले तो आपके पास होता है ट्रांजिशन या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। ट्रांजिशन या फिर इसका नाम आएगा आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर। ट्रांजिशन का मतलब संक्रमण और क्रिटिकल का मतलब क्रांतिकता। तो यहाँ पर ये टेम्परेचर कौन सा है, देखिए, तो इसका मतलब ये है कि जब किसी सुपर कंडक्टर को कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, राइट, क्योंकि उसका टेम्परेचर हमें क्या करना है, कम करना है। सो टेम्परेचर घटाते घटाते एक टेम्परेचर ऐसा आता है Tc, जिसके नीचे हमारे पास वो क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, जीरो। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में उसकी रेजिस्टिविटी घट जाती है। तो ऐसे टेम्परेचर को हम बोलते हैं ट्रांजिशन या फिर क्रिटिकल टेम्परेचर। सो हम कह सकते हैं कि ये वो टेम्परेचर है जिसके नीचे वो सुपर कंडक्टर होगा और जिसके ऊपर नॉर्मल कंडक्टर होगा, ठीक है? टेम्परेचर अगर Tc से ज्यादा हुआ तो एक कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर बना रहेगा, और जैसे ही हमने उसका टेम्परेचर Tc से कम कर दिया वो क्या बन जाएगा, सुपर कंडक्टर बन जाएगा। सो आई होप दैट इज क्लियर। आपको बुक में काफी कुछ जितने भी मेटल्स हैं उनके दे रखे होंगे टेम्परेचर, बट वो एग्जाम में कोई नहीं पूछता है कभी भी कि एल्यूमिनियम का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, या फिर जिंक का कितना है, या फिर गैलियम का कितना है, ये नहीं पूछा जाता, ठीक है? इसके बाद हमारे पास आता है परसिस्टेंट करंट। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। परसिस्टेंट करंट को प्रोबेबली हिंदी में शायद कहते हैं दीर्घस्थायी धारा, बट फिर भी आप एक बार बुक से कंफर्म कर लीजिएगा। सो बेसिकली अगर हम ऐसे किसी कंडक्टिंग मटेरियल की, मान लीजिए एक रिंग बनाते हैं, एक रिंग बनाते हैं, ये देखो मैंने एक रिंग बनाई है, और इस रिंग को बनाने में जो कंडक्टर मैंने यूज किया है वो ऐसा कंडक्टर लिया है जो कि सुपर कंडक्टर भी बन सके, ठीक है? अब हमने क्या किया, हमने टी का, इसका जो टेम्परेचर है वो क्या कर दिया, क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया। अगर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर से कम कर दिया तो हमारे पास इसका जो रेजिस्टिविटी है वो क्या हो गई, जीरो हो गई ऑलमोस्ट, राइट? एग्जैक्टली तो नहीं, टेंस टू लिखना चाहिए मुझे, जीरो हो चुकी है। ऐसी सिचुएशन में अगर इस रिंग में आप जस्ट कुछ सेकेंड्स के लिए या कुछ मिली सेकेंड्स के लिए आपने करंट फ्लो करवाई और बाद में उस करंट का सोर्स बंद कर दिया, मतलब एक बार के लिए आपने इसमें थोड़ी सी करंट फ्लो करवा के छोड़ दिया। जैसे नॉर्मल सर्किट में क्या होता है, नॉर्मल सर्किट में आपके पास सपोज कोई रेजिस्टेंस है और यहाँ आपने बैटरी लगा रखी है, तो जब तक ये बैटरी लगा के रखोगे तब तक सिस्टम में करंट जाएगी, जैसे ही ये बैटरी हटा लोगे करंट अपने आप जीरो हो जाएगी। लेकिन अब हमने ये जो रिंग बनाई है इसमें हमने करंट फ्लो करवा के और मान लीजिए बैटरी हटा दी, तो बैटरी हटाने के बाद करंट जीरो नहीं होती है। कारण, क्योंकि आपने जिस वायर में करंट फ्लो करवाई है उसका रेजिस्टेंस आपके पास क्या है, जीरो है। तो अगर रेजिस्टेंस जीरो है तो इस करंट को रोकने वाला कोई चीज ही नहीं है ना, कोई बैरियर ही नहीं आ रहा है, तो ये करंट आ रहा आसानी से कंटिन्यू फ्लो होती जाएगी। कब तक, सालों तक फ्लो होती जाएगी। सो हमारे पास क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है इसलिए एक बार अगर थोड़ी सी करंट फ्लो कर दवा दी जाए तो वो सालों तक चलती रहती है। ऐसा ही एक सुपर कंडक्टर बनाया गया नायोबियम, जिसका रेशो था 0.75,
और जर्कोनियम जो कि था 0.25। दिस इज एन अलॉय, ये एक अलॉय है। अलॉय क्यों बोला? क्योंकि इसमें दो एलिमेंट काम में आ रहे हैं, नायोबियम और जर्कोनियम। रेशो कितना है? नायोबियम का 75% रेशो है और जर्कोनियम का 25% रेशो है। इन दोनों को मिला के एक सुपर कंडक्टर बनाया गया और उस सुपर कंडक्टर की रिंग बनाई गई, और जब उस रिंग के अंदर करंट फ्लो करवा के छोड़ा गया और ऑब्जर्व किया गया कि वो करंट कब तक फ्लो होती है, तो उस करंट की जो लाइफ टाइम आई वो आई 10⁵ ईयर्स। अब ये मत पूछना कि 10⁵ ईयर्स तक कौन जिंदा रहा देखने के लिए, इनके मेथड होते हैं। जैसे कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की लाइफ पता करते हैं ना अपन कि कितने साल तक, तो वो पता चल जाता है कि कितने टाइम में कितना डिक्रीज हुआ है। अगर पता चल जाता है कि 2 दिन में इतना कम हुआ है, तो उसी रेशो से हम निकाल लेते हैं कि पूरा खत्म होने में कितने साल लगेंगे। तो ये जो करंट है, ये करंट को पूरी तरह से खत्म होने में कितना साल लगेंगे? 10⁵ ईयर्स। तो यू कैन थिंक कि रेजिस्टिविटी 0 होने से या सुपर कंडक्टर में कोई करंट फ्लो करवाने से वो 10⁵ ईयर्स तक जा सकती है। सो बिकॉज इतने ज्यादा टाइम तक सर्वाइव कर रही है वो करंट, सो दिस करंट इज कॉल्ड परसिस्टेंट करंट, या चिरस्थायी या फिर दीर्घस्थायी धारा इसको बोलते हैं। थर्ड हमारे पास इसका फीचर है क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, क्रांतिक चुंबकीय क्षेत्र। सो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? एक्चुअल में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी कंडक्टर का टेम्परेचर कितना कर दिया, उसके टीसी से कम कर दिया। जैसे ही टीसी से कम कर दिया, अब वो कंडक्टर क्या बन चुका है? सुपर कंडक्टर बन चुका है। अब टेम्परेचर को मत छेड़िए, टेम्परेचर को मत छेड़िए, क्योंकि टेम्परेचर को छेड़ने से हमें पता है कि उसकी सुपर कंडक्टिविटी को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। सुपर कंडक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर बढ़ा दो, क्योंकि घटाने से अगर वो सुपर कंडक्टर बन रहा है तो वापस बढ़ाने से नॉर्मल कंडक्टर बन जाए। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि टेम्परेचर को बिना छेड़े इस सुपर कंडक्टर को नॉर्मल कंडक्टर बना दो, तो कैसे बनाओगे? मैग्नेटिक फील्ड लगा के। सो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? सुपर कंडक्टिविटी की जो प्रॉपर्टी होती है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि इस सुपर कंडक्टर को अगर मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं, तो धीरे 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 क्या होगा? ये सुपर कंडक्टिविटी जो है इसकी डिस्ट्रॉय होती जाएगी। तो ध्यान रखना, मैग्नेटिक फील्ड की एक ऐसी वैल्यू आएगी जिसे हम कहेंगे बीसी, यानी हम 0 से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू करेंगे 0, 1 टेस्ला, 2 टेस्ला, 3 टेस्ला, एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी बीसी। उस वैल्यू पर इवन अगर आपका टेम्परेचर लेस देन टीसी है, तो भी आपका जो सुपर कंडक्टर है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा, और उस वैल्यू को हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। सो डेफिनेशन कैसे देंगे कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू जिस पर सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब इस बी और टी का आपस में एक रिलेशन होता है जिसका डेरिवेशन हमें अभी नहीं करना है, लेकिन अगर आपको वो फॉर्मूला एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ग्राफ आ सकता है बनाने को। सो ये आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि ये जो BC है ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग। सो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो वो ग्राफ कैसा आएगा आपके पास? इस तरह से ये पैराबोला टाइप का आ रहा है। यहाँ पे हमारे पास है BC की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास है टेम्परेचर की वैल्यू, और ये जो वैल्यू है दिस पॉइंट इज कॉल्ड TC, और ये जो वैल्यू है दिस पॉइंट इज कॉल्ड BC नॉट। मैं ग्राफ समझाना चाहती हूँ आपको थोड़ा सा। दिस इज सुपर कंडक्टिंग स्टेट, और इस ग्राफ के बाहर है नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट। थोड़ा सा इस ग्राफ का फॉर्मूला और ये चीज समझते हैं। ओके, क्या मतलब है? देखो, सपोज हमारे पास सुपर कंडक्टर बनाया, तो सुपर कंडक्टर वो कहां पर बनेगा? सुपर कंडक्टर वो बनेगा T लेस देन TC पे। तो मुझे आप बताइए कि अगर TC वैल्यू पे, है ना, TC वैल्यू पे हमारा सुपर कंडक्टर जस्ट बनना शुरू होता है, तो अगर TC से कम टेम्परेचर हम करते गए, तो जितना हम उसका टेम्परेचर घटाते जाएंगे उतना ज्यादा वो सुपर कंडक्टर स्ट्रॉन्ग बनता जाएगा। आई होप इट इज क्लियर कि एग्जैक्ट आप TC पर देखेंगे तो वो जस्ट सुपर कंडक्टर बना ही है,
लेकिन अगर आप इसका टेम्परेचर Tc से भी ज्यादा कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो आपका जो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है वो क्या होती जाएगी, और स्ट्रांग होती जाएगी, यानी कि वो स्ट्रांग सुपर कंडक्टर बनता जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैं आपसे पूछूं कि टेम्परेचर की मुझे वो वैल्यू बताइए जिसपे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी, तो आप मुझे बोलोगे T इक्वल टू 0, क्योंकि इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। तो जब आपका टेम्परेचर 0 होता है, उस टाइम पे आपका जो सुपर कंडक्टर होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। यानी कि इस वक्त अगर आपको इसको डिस्ट्रॉय करना है तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी। अब ग्राफ पे आ जाइए, ये रहा T इक्वल टू 0। तो T इक्वल टू 0 पे आप एक बार देखिए, ये पॉइंट यहाँ पर है, BC की वैल्यू कितनी है, यहां से लेके यहां तक इतनी अमाउंट की मैग्नेटिक फील्ड लगेगी उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब सपोज यहां पर मैं वैल्यू लिखती हूँ T1, तो टेम्परेचर मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया। अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी तो वैसे ही थोड़ी सी कम हो गई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से मैंने बताया था कि टेम्परेचर के साथ सुपर कंडक्टर का बड़ी दुश्मनी है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो सुपर कंडक्टिविटी क्या होने लग जाएगी, डिस्ट्रॉय होने लग जाएगी। सो T1 टेम्परेचर पे ऑलरेडी आपने उसको कमजोर कर दिया। अब अगर आपने उसको कमजोरी कर दिया है तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेगी कि चलो ठीक है, तुमने कमजोर कर दिया, अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए T1 के करस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड आपको चाहिए होगी वो देखिए एक बार, ये देखिए थोड़ा सा नीचे आया कि नहीं, रेड डॉट आया, यानी मैग्नेटिक फील्ड कम लगेगी। अब T2 टेम्परेचर पे आ जाओ, T2 पे आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया, तो अब इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड और कम लगेगी। इसी तरह से T3 पे आ जाओ, T3 पे आपको मैग्नेटिक फील्ड और कम लगेगी। लास्ट में जब आप TC पे आ जाओगे तो TC से हल्का सा आगे जाते ही आपने ऑलरेडी खुद ने ही उसको नॉर्मल कंडक्टर बना दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड बोलेगी कि वाह भाई चलो मैं चलती हूँ, मेरी क्या जरूरत है। इसलिए आप देखिए कि TC के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 चाहिए। सो ये जो सारे पॉइंट है, इन सारे पॉइंट को अगर आप मिलाते जाएं तो हमें ये कर्व जो है वो पैराबोलिक मिलता है, जो कि क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन बताता है। ये तो हुआ उसका मतलब ये एक्सप्लेनेशन हुआ। अब हमारे ग्राफ से देख लेते हैं, थ्योरी से, ये फॉर्मूले से देख लेते हैं। सो आप देखिए, जब T इज इक्वल टू TC है, जब T इज इक्वल टू TC है, एट T इज इक्वल टू TC, ये जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। इस फॉर्मूले में पुट करके देखो, अगर मैं T इक्वल टू TC कर दूं तो TC स्क्वायर अपॉन TC स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और यहाँ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0। तो सही बात है कि नहीं कि T इक्वल टू TC पर BC 0 आ रहा है फॉर्मूले से भी। और मैक्सिमम कितना आ रहा है आपके पास, मैक्सिमम BC नॉट है, और वो कब आएगा, जब T इक्वल टू 0 है। तो ग्राफ में प्लॉट कीजिए, देखो T इक्वल टू 0 रख दो, तो 1 माइनस 0 ब्रैकेट में क्या आ रहा है, 1, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, BC नॉट। तो ये आ रही है BC नॉट विच इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, जो कि T इक्वल टू 0 पे चाहिए। और अगर किसी रैंडम टेम्परेचर पता करनी है तो ये वाले फॉर्मूले से यू कैन कैलकुलेट। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इससे कई बार सारी यूनिवर्सिटीज में ही पूछा गया है। राजस्थान में तो स्टेट यूनिवर्सिटी जितनी भी है सब में न्यूमेरिकल आया है। इवन जो फिजिक्स के जो गवर्नमेंट जॉब्स वाले एग्जाम्स होते हैं उनमें भी सुपर कंडक्टिविटी से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, जो कि इस फॉर्मूले पे डायरेक्ट आते हैं। तो ध्यान रखना, ये ग्राफ जो आपको बी के लिए दिया है सेम ऐसा ही एच के लिए भी होता है। मतलब HCT जो होता है वो होता है HC नॉट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन TC स्क्वायर। सो डोंट गेट कंफ्यूज, क्योंकि हम जानते हैं B इज इक्वल टू म्यू नॉट H होता है। तो दोनों साइड में म्यू नॉट से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा H के टर्म में आ जाएगा या फिर B के टर्म में आ जाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी। सो हमारे फीचर्स हम पढ़ रहे हैं। पहला फीचर हमारा क्या था, क्रिटिकल टेम्परेचर। दूसरा था परसिस्टेंट करंट। तीसरा था क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। अब चौथा है हमारा माइजनर इफेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट। सुपर कंडक्टिविटी इस इफेक्ट के बिना अधूरी है, इसको पढ़े बिना और इसको समझे बिना। एग्जाम में 99% पूछा जाएगा माइजनर इफेक्ट क्या है। सो माइजनर इफेक्ट में हमारे पास क्या है, देखो एक्चुअल में माइजनर नाम के साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि एक सुपर कंडक्टर T लेस देन TC है। T लेस देन TC बोलूं तो समझ जाना कि फिलहाल ये सुपर कंडक्टर है। जब इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया था तो ये देखा गया, और यही सुपर कंडक्टर नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है जब T ग्रेटर देन TC पर है। तो सेम मटेरियल को
जो कि हमें पता है कंडक्टर भी बन सकता है, सुपर कंडक्टर भी बन सकता है, उसे दो अलग अलग टेम्परेचर पे, टीसी से ज्यादा पे रख के देखा, टीसी से कम रख के देखा, और अब इसके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि नॉर्मल कंडक्टर वाली जो स्टेट है इसमें तो मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो इसके अंदर से गुजर रही है, वो इसके अंदर से आराम से पास हो रही है। लेकिन यही मैग्नेटिक फील्ड जब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में अप्लाई की गई तो ये देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं वो मुड़ के बाहर से निकल गई। ये देखिए, वो यहाँ पे मुड़ के इससे बाहर से निकल गई, लेकिन अंदर नहीं जा पा रही है, अंदर नहीं जा पा रही है। सो मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में लगाई है दोनों में, लेकिन सुपर कंडक्टर क्या कर रहा है, उसको अंदर नहीं घुसने दे रहा है। और रीजन अभी पता चलेगा, खैर, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने बता ही दिया था कि सुपर कंडक्टर को पता है कि मैग्नेटिक फील्ड मेरी दुश्मन है, मुझे खत्म करने आई है, तो अगर ये चीज मुझे खत्म करने आई है तो मैं इसको अपने अंदर क्यों घुसने दूं। इसलिए सुपर कंडक्टर क्या करता है, उसको रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है कि बाहर से जाओ, बाहर से जाओ, मेरे अंदर घुसोगी तो मेरी प्रॉपर्टी को नष्ट कर दोगी, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन नॉर्मल कंडक्टर बोलता है कि मैं तो पहले से नॉर्मल कंडक्टर हूँ, घुस जाओ मेरे अंदर से। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके अंदर से चली जाती है, जबकि इसके बाहर से निकल जाती है। इसका मतलब सुपर कंडक्टिंग स्टेट में जो कंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। और हमने प्रीवियस चैप्टर जो पढ़ा था वो मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो डायामैग्नेट होते हैं, डायामैग्नेट क्या करते हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस को रिपेल करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल कंडक्टर जब सुपर कंडक्टर बन जाता है तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में वो किसकी तरह बिहेव करता है, डायामैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसीलिए वो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। ये जो इफेक्ट है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइजनर इफेक्ट। क्या इफेक्ट, कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों को रिपेल करने वाला जो प्रोसेस है, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड माइजनर इफेक्ट। ओके, अब हम प्रूव करते हैं कि ये क्या वाकई में, मतलब बोल तो दिया है कि दिख तो रहा है कि डायामैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन प्रूव भी तो करो, थ्योरेटिकली प्रूव करो। सो वो प्रूव कर लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए हमारे पास सिचुएशन है टी ग्रेटर देन टी सी, टी ग्रेटर देन टीसी है, और हमने एक नॉर्मल कंडक्टर लिया है, नॉर्मल कंडक्टर लिया है, और हमने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी बी ए फॉर अप्लाइड। सो ये मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई करी है। हमें पता है कि नॉर्मल कंडक्टर के अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, उसका खुद का रेस्पॉन्स आएगा, और उसका रेस्पॉन्स हम किसके टर्म में लेते हैं, एम के रिस्पेक्ट में लेते हैं। एम प्रीवियस चैप्टर में आपने पढ़ा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जो कि बताता है कि यूनिट वॉल्यूम में कितने मैग्नेटिक मोमेंट बन गए। तो अगर यहाँ पे अप्लाइड फील्ड बी ए है और इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन एम आ चुका है, तो रेजल्टेंट टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, जो आपने लगाया बी ए प्लस और जो मटेरियल के अंदर का रिस्पॉन्स है म्यू नॉट एम। ये मैंने आपको ये मैंने आपको लिखवा भी रखा है, जो मैग्नेटिज्म वाला चैप्टर है उसका जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर था, उसका नाम क्या था यार, मैं किस हाँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स में सबसे पहला था हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, वो वाला लेक्चर देखिएगा। उसके इंट्रोडक्शन में मैंने लिखाया था आपको कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड B0 लगाई है और उसके अंदर मटेरियल के अंदर अगर B1 आ रही है तो टोटल होगा B0 प्लस B1, और इस B1 को हमने लिखा था म्यू नॉट एम। तो वहीं से मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है। सो बी ए हमने लगाई है और ये मटेरियल के अंदर जनरेट हुई है, मतलब ये एक्सटर्नल है और ये इंटरनल है, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल हो गया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्योंकि हमने देखा है कि अब हम क्या करेंगे, अब सडनली हम कर देते हैं टी लेस देन टी सी। जैसे ही हम टी लेस देन टी सी करेंगे तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सुपर कंडक्टर बन चुका है, अब सुपर कंडक्टर बन चुका है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी वो क्या आ रही थी, बाहर वाले की और खुद के रिस्पॉन्स का रिजल्टेंट आ रहा था, जो कि ये था। सो टी लेस देन टी सी करते ही ये मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि अब ये सुपर कंडक्टर बन चुका है और मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर नहीं घुसने देगा। तो हमारे पास बी ए प्लस म्यू नॉट एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। यहां से बी ए की वैल्यू कितनी आ रही है,
माइनस म्यू नॉट एम। मैंने वेक्टर नहीं लगाया है, आप वेक्टर सब बुक में से नोट्स बनाओगे तब देख लेना। नाउ यहाँ से हमें पता है काई की वैल्यू क्या होती है। काई होता है हमारे पास म्यू नॉट एन अपॉन बी, जो कि हम अप्लाई करते हैं। सो बी ए होता है, ये फॉर्मूला हम प्रीवियस चैप्टर में हर टॉपिक हर लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट ये फॉर्मूला देखा है। सो यहाँ से अगर आप देखें म्यू नॉट अपॉन बी की तो वैल्यू कितनी आ रही है, -1। और हम जानते हैं काई की वैल्यू नेगेटिव किसके लिए आती है, डायामैग्नेट के लिए। हेंस प्रूव्ड कि जो सुपर कंडक्टर होता है वो डायामैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, प्रूव दैट सुपर कंडक्टर बिहेव्स लाइक अ डायामैग्नेट। तो आपको ये प्रूव करना है कि उसकी ससेप्टेबिलिटी -1 होती है। नाउ एक और चीज है हमारे पास, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एक्चुअल में आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, वो ये आ सकता है कि जो हमारे पास सुपर कंडक्टर जब बन जाता है तो एक तो उसकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाती है, और अभी आप कह रहे हो कि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी 0 होती है। तो क्या ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट प्रोसेस है या एक दूसरे पे बिल्कुल इंडिपेंडेंट है? अगर इंडिपेंडेंट है तो प्रूव कीजिए, और अगर डिपेंडेंट है तो प्रूव कीजिए। सो एग्जाम में ये क्वेश्चन किस तरह से आएगा वो मैं थोड़ी देर बाद में बताती हूँ। पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं कि ये एक दूसरे से डिपेंडेंट है या फिर इंडिपेंडेंट है। सो मैक्सवेल इक्वेशन हमारे पास पढ़ी होगी आपने। मैक्सवेल इक्वेशन, एक मैक्सवेल इक्वेशन हम पढ़ते हैं, डेल क्रॉस E इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। ये हमारे पास मैक्सवेल इक्वेशन होती है। और एक हमारे पास J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओम्स लॉ, क्योंकि ये V इज इक्वल्स टू आई आर का ही फॉर्म है। V इज इक्वल्स टू आई आर से ही डिराइव होता है ये J इज इक्वल्स टू सिग्मा ई। सिग्मा कंडक्टिविटी है और सिग्मा का उल्टा क्या होता है, रेजिस्टिविटी होता है। सो आप इसे क्या लिख सकते हैं, J अपॉन सिग्मा इज इक्वल्स टू E, और J इंटू रो इज इक्वल्स टू E, क्योंकि जो रो है वो कंडक्टिविटी का उल्टा होता है। सो हमारे पास ये तो हो गया मैक्सवेल इक्वेशन। और फ्रॉम ओम्स लॉ, from Ohm's law we can write E is equals to rho into J। ये हमारे पास ओम्स लॉ है। दो रिलेशन है, एक मैक्सवेल का इक्वेशन है और एक हमारे पास ओम्स लॉ है। नाउ हमें पता है इन सुपर कंडक्टिंग स्टेट, सुपर कंडक्टर वे, हमें पता है कि रो की वैल्यू 0 होती है, रेजिस्टिविटी 0। तो इस इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से अगर रो 0 हो जाएगा तो E की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और अगर ये E 0 है तो मैं इस E को अगर यहाँ पर पुट करूं तो मैक्सवेल इक्वेशन से लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो 0 इज इक्वल्स टू माइनस डेल बी बाई डेल टी, और यहाँ से हमें पता चल रहा है B इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। कांस्टेंट आपके पास आ रहा है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि डेल का बी का डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में है, टी के रेस्पेक्ट में है। यानी ये तो ये कह रहा है कि अगर वो सुपर कंडक्टर बन जाए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये कह रहा है कि जब नॉर्मल कंडक्टर था और उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड गुजर रही थी, और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर बी है, तो सडनली जब आपने उसको सुपर कंडक्टर बना दिया तो उसकी रेजिस्टिविटी तो 0 हो जानी चाहिए, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। यानी कि अंदर उसके अभी भी मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहनी चाहिए, बी रहनी चाहिए। जबकि हमें पता है कि अरे नहीं, नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में बी होता है, और जैसे ही वो सुपर कंडक्टर बनता है बी की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो ये तो चेंज हो गई ना, चेंज हो गई। जबकि आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, चेंज नहीं होनी चाहिए थी, कांस्टेंट होनी चाहिए थी। दिक्कत हो गई तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास माइजनर इफेक्ट है, मतलब दो प्रोसेस हैं, एक तो रेजिस्टिविटी का 0 होना और दूसरा एक्सक्लूजन, एक्सक्लूजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं उनका रिपेल होना। ब्रैकेट में आप इसे कह सकते हैं माइजनर इफेक्ट, माइजनर इफेक्ट। इसका ये मतलब है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में रेजिस्टिविटी का 0 होना और माइजनर इफेक्ट का दिखना, ये दोनों घटनाएं बिल्कुल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। क्योंकि अगर इन दोनों को एक दूसरे पर निर्भर करवाओगे, जो कि हमने किया, तो रिजल्ट ऊट पटांग आ रहा है, गलत आ रहा है। उससे तो ये पता चल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी कांस्टेंट नहीं है यार, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रही है, चेंज हो रही है। इसका मतलब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। सो क्या आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है आपके पास। या तो ये पूछा जा सकता है कि प्रूव कीजिए कि रेजिस्टिविटी का 0 होना और माइजनर इफेक्ट दोनों इंडिपेंडेंट है,
या फिर आपके पास पूछा जा सकता है कि रेजिस्टिविटी किस लॉ से जीरो होती है, किस लॉ के अकॉर्डिंग जीरो होती है, और माइजनर इफेक्ट किस लॉ के अकॉर्डिंग जीरो होता है। तो आपको ये फिर बताना पड़ेगा वहां पे कि हमारे पास ये हमारे पास ओम लॉ से जीरो होती है, और वो हमारे पास माइजनर इफेक्ट से एक्सक्लूजन, और दोनों इंडिपेंडेंट घटनाएं हैं, मतलब कहने को बात एक ही है। सो आई होप ये समझ में आ गया। ये हमारे पास फोर्थ फीचर था। फिफ्थ फीचर हमारे पास है टाइप 1 एंड टाइप 2 सुपर कंडक्टर। ये भी बड़ा अच्छा है, मतलब अच्छा टॉपिक तो क्या है, थ्योरी वाला है, पूछा जाता है कई बार। तो सबसे पहले यहाँ पर दो टाइप के सुपर कंडक्टर हमारे पास होते हैं, जिसमें से हम पढ़ते हैं टाइप फर्स्ट वाला। टाइप 1 सुपर कंडक्टर कौन से होते हैं? टाइप फर्स्ट, टाइप 1 सुपर कंडक्टर हमारे पास वो होते हैं जो कि परफेक्ट डायामैग्नेट होते हैं। परफेक्ट डाया मैग्नेट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखो समझना, इसको समझना। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में बी की वैल्यू होती है बी ए प्लस म्यू नॉट एम, और सुपर कंडक्टर में ये वैल्यू जीरो हो जाती है, जिससे कि बी ए की वैल्यू माइनस म्यू नॉट एम मिलती है। या फिर आप लिख सकते हो माइनस म्यू नॉट एम इज इक्वल्स टू बी ए, यानी ये अप्लाइड फील्ड है और ये माइनस का म्यू नॉट एम अंदर का रिस्पॉन्स है। तो अगर मैं ग्राफ पूछूं आपको जिसमें वाई एक्सिस पे मैंने लिया है माइनस का म्यू नॉट एम, मैंने नेगेटिव साइन इसके अंदर ही इंक्लूड कर लिया, तो ये पूरा का पूरा मेरा हो गया वाई। और सपोज दिस इज एक्स, ये हमारा है एक्स, अप्लाइड फील्ड जो है, अप्लाइड फील्ड की वैल्यू जो है वो हम एक्स में रखते हैं, तो ग्राफ कैसा बन रहा है? y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, कहाँ तक ले जाना है? वहीं तक ले जाना है जहां तक आपका सुपर कंडक्टर है, क्योंकि ये जो आपने जीरो किया है ये सिर्फ सुपर कंडक्टर के लिए वैलिड है। जैसे ही नॉर्मल कंडक्टर बनेगा इनवैलिड हो जाएगा। सो आप जो ये अप्लाइड फील्ड कर रहे हो, ये अप्लाइड फील्ड की वैल्यू आप जीरो से बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहां पर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? बीसी के बराबर हो जाएगी। और बीसी आपका क्या था? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड था। और मैंने क्या कहा था? क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड वो होता है जिसके बाद सुपर कंडक्टर खत्म हो जाता है पूरा, और वो नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है। तो इसके इस साइड नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट मिलेगी आपको, और इसके इस साइड हमें क्या मिलेगी? सुपर कंडक्टिंग स्टेट मिलेगी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है यहाँ पे? इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्राफ हमें मिल रहा है इसमें शार्प ट्रांजिशन हो रहा है बीसी के ऊपर। तो बीसी से कम में हमारा सुपर कंडक्टर है, और जैसे ही बीसी से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा हुई, आपका क्या बन गया? नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट बन गया। सो दीज आर परफेक्ट डायामैग्नेट, और इनके लिए काई की वैल्यू एग्जैक्ट कितनी होती है? -1 होती है। इन्हें सॉफ्ट सुपर कंडक्टर बोलते हैं, क्योंकि जो बीसी की वैल्यू होती है उसकी काफी कम वैल्यू आती है, मतलब बहुत कम वैल्यू पर ही ये खत्म हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। बीसी की वैल्यू बहुत कम होती है। छोटी सी थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही सुपर कंडक्टर जो है वो गिव अप कर देगा कि मैं तो हार बन गया, हार मान गया, नॉर्मल कंडक्टर बना लो मुझे, तो वो नॉर्मल बन जाता है। इसलिए ये सॉफ्ट सुपर कंडक्टर होते हैं, क्योंकि सॉफ्ट का मतलब जिसे तोड़ना बहुत आसान हो, तो इसे डिस्ट्रॉय करना आसान होता है, इसलिए इसे हम सॉफ्ट सुपर कंडक्टर बोलते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एल्यूमिनियम, एसएन, जिंक, Hg एटसेट्रा। ध्यान रखिए इसके लिए जो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड होता है बीसी, और इस टाइप के जो टीसी होते हैं, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, इनकी वैल्यूज क्या होती है? कंपैरेटिवली लो होती है, और इसी वजह से इन सुपर कंडक्टर को मार्केट में ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, टाइप 2। टाइप 2 के लिए हमारे पास ग्राफ कैसा बनेगा? ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी देर तक तो आएगा, उसके बाद आपके पास एक वैल्यू मिलती है विच इज कॉल्ड BC1, और उसके बाद सडनली हमारा नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट नहीं बनता है, बल्कि ग्राफ जो आता है वो इस तरह से बुक में देख लेना यार, अच्छा सा ग्राफ, वैसे ये डिक्रीज हो रहा है ऐसे, जैसे एक्सपोनेंशियली टाइप होता है ना, वैसे यहाँ पे आके ये पूरा डिक्रीज होता है। दिस इज कॉल्ड BC2। ये होती है नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट, इधर आपका होता है सुपर कंडक्टिंग स्टेट, ये जो बीच में है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड स्टेट। मिक्स्ड स्टेट का मतलब इसमें सुपर कंडक्टर का और नॉर्मल कंडक्टर का फ्लेवर मिक्स होता है। और ये ग्राफ है माइनस का म्यू नॉट एम का अप्लाइड फील्ड के साथ में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें हमें जो परफेक्ट डायामैग्नेट वाली सिचुएशन है, परफेक्ट डायामैग्नेट वाली सिचुएशन का मतलब होता है कि
म्यू नॉट एम अपॉन जो बी ए है ये रेशो -1 मिले। सो एज यू कैन सी यहाँ पर वाई है और BC1 तक आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है। सो BC1 तक तो ये परफेक्ट डायामैग्नेट होते हैं। तो जैसे ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू BC1 से ज्यादा होती है तो होता क्या है कि BC1 से कम में, फिलहाल मान लीजिए अप्लाइड फील्ड की वैल्यू BC1 से कम है, तब तक क्या होता है कि ये परफेक्ट सुपर कंडक्टर होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइनों को रिपेल कर करके बाहर से, दूर से ही भेज देता है, ये लो दूर से जाओ। जैसे ही BC1 से ज्यादा होता है, BC1 से ज्यादा होने के बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे अंदर घुसना शुरू करती है मैग्नेटिक फील्ड। सेंटर तक नहीं आई है, अभी सेंटर में स्ट्रांग है वो, थोड़ा सा किनारे से अंदर होना एंटर कर देती है। और जैसे ही BC2 की वैल्यू हम लाते हैं, ये पूरी तरह से गिव अप कर देता है कि अब मेरे पूरे अंदर से तुम निकल जाओ, यानी कि पूरा अंदर का स्पेस मैग्नेटिक फील्ड से भर जाता है और ये नॉर्मल कंडक्टर बन जाता है। इसका मतलब ये है कि ये जो टाइप 2 सुपर कंडक्टर है ये काफी देर तक मैग्नेटिक फील्ड से फाइट करता रहता है, जबकि टाइप 1 क्या करता है, BC मैग्नेटिक फील्ड लगाते ही गिव अप, अंदर से गुजर जाओ। टाइप 2 क्या करता है कि जब तक BC1 आता है तब तक तो ये पूरी तरह से फाइट कर लेता है, BC1 के बाद ये थोड़ा सा कमजोर हो जाता है लेकिन हार नहीं मानता है, इसलिए धीरे धीरे इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें गुजरती रहती है। BC2 आते ही इतना स्ट्रांग हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड कि तब जाके ये क्या करता है, गिव अप कर देता है। तो BC1 से और BC2 के बीच के अंदर मिक्स्ड स्टेट बोला है, इसका मतलब ये है कि जो सुपर कंडक्टर है उसमें किनारों से लाइनों ने अभी तक एंट्री शुरू कर दी है, लेकिन बीच में अभी भी वो क्या बना हुआ है, सुपर कंडक्टर। तो सुपर कंडक्टर का फ्लेवर आ रहा है बीच में क्योंकि वहां लाइनें नहीं है और किनारों से लाइनों ने एंट्री मारना शुरू कर दी है। इसका मतलब किनारों पे देखेंगे तो कैसा लगेगा कि नॉर्मल कंडक्टर है, बीच में से देखोगे तो कैसा लगेगा, सुपर कंडक्टर है। तो हो गया मिक्स, इसलिए ये स्टेट होती है मिक्स। तो क्योंकि यहाँ पर दो जगह इसकी प्रॉपर्टी चेंज होती है, BC1 पे और BC2 पे। तो BC1 को हम बोलते हैं लो क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड या लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, लोअर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड, और BC2 को हम बोलते हैं अपर क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सुपर कंडक्टर होते हैं क्योंकि इनके लिए जो BC1 और BC2 और TC, इन सब की वैल्यूज जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, इसलिए इन सुपर कंडक्टर को हम बोलते हैं हार्ड सुपर कंडक्टर। मार्केट में सबसे ज्यादा यूज इनका किया जाता है। इनके कुछ एग्जांपल्स हैं TAVNB, और कुछ अलॉयज होती है जो नायोबियम से, एल्यूमिनियम से और जर्मेनियम से मिलकर बनी हुई क्या होती है, अलॉयज। ये आप बुक से पढ़ लीजिएगा। एनीवेज, जो हमारे पास इस तरह से टाइप 1 और टाइप 2 आते हैं। ये हमारे पास 5th पॉइंट था। 6th पॉइंट हम पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, ऊष्माधारिता। सो हीट कैपेसिटी के अंदर सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करते हैं। इसी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की सीरीज में आपको ढूंढना पड़ेगा, मुझे याद नहीं है किस चैप्टर में मैंने पढ़ाया है, लेकिन मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी भी पढ़ा रखा है और लैटिस हीट कैपेसिटी भी पढ़ा रखा है। इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी में कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी हीट कैपेसिटी आती है और वो रिजल्ट हमें मिला था CV प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और लैटिस के अंदर हमने डिबाई मॉडल पढ़ा था। आइंस्टीन मॉडल था, वो फेल हुआ, फिर डिबाई मॉडल आया। डिबाई मॉडल ने बताया था कि CV प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, लो टेम्परेचर पे T क्यूब होता है। सो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास, क्योंकि कोई कंडक्टर उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और लेटिस का मतलब उसके जो आयन्स होते हैं, तो आयन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, तो किसी कंडक्टर की जो टोटल सुपर हीट कैपेसिटी होगी वो क्या होगी, T के प्रोपोर्शनल किया, इसलिए एक तो लगा दो गामा T, इसको हटा के साइन लगाया। इसी तरह से इसको हटा के लगाओगे, उसको मान लीजिए A T क्यूब। सो टोटल हीट कैपेसिटी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक प्लस लेटिस आती है। ओके, लेकिन T लेस देन TC टेम्परेचर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे हमारे पास वो किस स्टेट में आ चुका है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट में आ चुका है। तो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी पे फोकस करें, देखो सुपर कंडक्टिंग स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी देखें। सो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी वैसे किसके प्रोपोर्शनल है, T के प्रोपोर्शनल आ रही थी। तो अगर मैं आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी का ग्राफ कैसा होना चाहिए, अगर आप बताइए CV प्रोपोर्शनल टू T है, ओनली इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी की बात हो रही है, तो CV वर्सेस T का ग्राफ कैसा होना चाहिए, जो कि Y प्रोपोर्शनल टू X का होता है। तो ग्राफ आपके पास यहाँ पर कैसा होना चाहिए,
ग्राफ आपके पास ऐसा होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। सो ये जो ग्राफ होता है वो होता है नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट का। तो होता क्या है, जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज करते जाते हैं, सीवी की वैल्यू डिक्रीज होती जाती है और ग्राफ हमें इस तरह से मिलता जाता है। फिर हमारा आता है सडनली पिक्चर में टीसी। ये रेंज हमारे पास इस पॉइंट पे मान लीजिए टेम्परेचर कितना हो जाता है, टीसी हो जाता है। टीसी पे सडनली आपके पास क्या होता है कि ये जो डिक्रीज लीनियर हो रहा था, पहले ये लीनियरली वेरी कर रहा था, ये सडनली एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये इसी पॉइंट पे थोड़ा सा ऊपर जाके और फिर ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाती है। ये इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो जाती है। तो मैं ग्राफ थोड़ा सा ढंग से बना देती हूँ एक बार, ताकि आपको बुक से ग्राफ मैच करना ना पड़े। ये इस तरह से टीसी पे ये वैल्यू आती है और ये हमारा जो ग्राफ था, डॉटेड वाली लाइन जो है वो एक्चुअल में क्या होती है, नॉर्मल कंडक्टर वाली होती है। तो ये यहाँ से तो सॉलिड लाइन बनाई है मैंने। सॉलिड लाइन क्यों बनाई है, क्योंकि ये एक्चुअल में नॉर्मल कंडक्टर है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या आ रहा है आपका, इस पॉइंट पे ये ट्रांजिशन टेम्परेचर है। तो टीसी पे सडनली मतलब ये ग्राफ आपका जो कि लीनियर है वो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियली डिके हो जाएगा। तो सीवी वर्सेस टी का जो ग्राफ है वो नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में लीनियर होता है और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एक्सपोनेंशियल होता है। तो नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में हम क्या बोलेंगे, CV इज इक्वल टू गामा टी, जबकि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो C की वैल्यू आती है वो कैसी आती है, A e रेस टू पावर -BTC/T। डेरिवेशन इसका हमारे सिलेबस में नहीं है, सो डायरेक्टली आपको बस ध्यान रखना है कि ये नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में लीनियरली चेंज होता है, जबकि सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या होता है, टेम्परेचर के साथ उसका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज, मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पर और आई होप आपको समझ में आ रहा है ये टेम्परेचर की वैल्यू घटाने से सी की वैल्यू कैसे यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा देख लो एक बार, टेम्परेचर घटाने से कैसे घट रही है। तो C प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, E की पावर माइनस, सिर्फ T के साथ देखना, TC तो कांस्टेंट है, B भी कांस्टेंट है, तो -1/T लिख देती हूँ एक बार, बाकी सब कांस्टेंट है, T के साथ देखना है। देखो, जब आप T को डिक्रीज करोगे, है ना, T को डिक्रीज कर रहे हैं अपन, T को डिक्रीज करेंगे तो 1/T क्या होगा, इंक्रीज होगा। और 1/T इंक्रीज होगा, लेकिन आगे माइनस साइन है, इसलिए ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर E की पावर में कोई चीज डिक्रीज हो रही है तो वो क्वांटिटी भी क्या हो गई, डिक्रीज हो जाएगी। और वो क्वांटिटी क्या है, C। तो अगर T डिक्रीज किया तो C भी क्या होगा, डिक्रीज। तो इसलिए ये एक्सपोनेंशियली क्या हो रहा है, कम। कोई चीज जब लीनियरली घटती है तो वो धीरे धीरे घटती है, लेकिन जब हम कहते हैं ना एक्सपोनेंशियली घट गई, इसका मतलब बहुत स्पीड से घट गई। यहाँ पर हीट कैपेसिटी जो है, और हम प्रूव भी करेंगे इसका, हम अच्छा खासा फॉर्मूला डिराइव करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर और यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो इस तरह से एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होती है। वो आगे वाले लेक्चर में करेंगे। एक चीज आपको इसमें बस ध्यान रखनी है कि जो हीट कैपेसिटी है उसका इस तरह से टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होना इस बात को शो करता है कि सुपर कंडक्टिंग स्टेट और नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट के बीच में एक एनर्जी का गैप है, एक एनर्जी का गैप है। ये क्यों शो ऐसा बताता है, ये हम एनर्जी गैप वाले फीचर में देखेंगे, तब मैं बताऊंगी। ठीक है, 7th फीचर है इसका एंट्रोपी। इनके सबके फॉर्मूले भी डिराइव करेंगे हम। ये सी का फॉर्मूला जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे और सुपर कंडक्टिंग स्टेट में क्या रहता है, मतलब टीसी से कम में और टीसी से ज्यादा में। अभी एंट्रोपी का देख लीजिए। एंट्रोपी का आपको ग्राफ बनाना है, पहले से सीधा सा ग्राफ को ही समझना है। तो नॉर्मल कंडक्टर की एंट्रोपी टेम्परेचर के साथ इस तरह से वेरी करती है, टेम्परेचर के साथ नॉर्मल कंडक्टर की एंट्रोपी इस तरह से है, जबकि सुपर कंडक्टिविटी का ग्राफ इस तरह से आता है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा होता है टीसी। मतलब कि हमारे पास यहाँ पर टीसी की वैल्यू लीनियर रहेगी, ये नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट है, इसमें हमारे पास एंट्रोपी लीनियर है, लेकिन ये जो एंट्रोपी यहाँ पर डिक्रीज टीसी के बाद मतलब टी लेस देन टीसी में ये लीनियरली ना रह के सडनली डिक्रीज हो जाएगी। तो ये सुपर कंडक्टिंग स्टेट की एंट्रोपी है और ये नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट की एंट्रोपी है। इससे क्या पता चल रहा है आपको कि अगर किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं देखूं, सपोज मैं टेम्परेचर की ये वैल्यू फिक्स कर लेती हूँ T0, इस T0 पे एक लाइन खींचो और मैं आपसे पूछूं किसकी एंट्रोपी ज्यादा है,
तो आप बोलोगे नॉर्मल की एंट्रोपी ज्यादा है, क्योंकि सुपर कंडक्टिंग की एंट्रोपी तो देखो यहीं पर आ गई, ये सपोज S1 है और ये नॉर्मल कंडक्टर की कितनी है S, N समझ लो, इसको SS समझ लो। सो साफ साफ पता चल रहा है कि SN इज ग्रेटर देन SS, यानी कि नॉर्मल कंडक्टर की एंट्रोपी सुपर कंडक्टर की एंट्रोपी से ज्यादा होती है। और अगर ज्यादा होती है तो इसका ये मतलब होता है, एंट्रोपी क्या बताता है, किसी सिस्टम की एंट्रोपी ज्यादा होने का मतलब वहां पे डिसऑर्डर है, और किसी एंट्रोपी का कम होने का मतलब वहां परफेक्ट ऑर्डर है। किसकी एंट्रोपी कम मिली है आपको, सुपर कंडक्टर की। इसका मतलब मटेरियल में सुपर कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बेचारे एक लाइन में आराम से ऐसे जमे हुए रहेंगे, क्योंकि उनकी एंट्रोपी क्या मिल रही है आपको, कम मिल रही है। उनकी एंट्रोपी आपको क्या मिल रही है, कम मिल रही है। और नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में क्या होंगे आपके पास, रेंडमली ये रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा उनका। और जाहिर सी बात है कि हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा है इनका, तो ज्यादा टेम्परेचर पे ज्यादा डिसऑर्डर होगा। इनका टेम्परेचर कम हो गया है तो बेचारों के पास एनर्जी नहीं होगी, तो आराम से बैठे रहेंगे चुपचाप, तो ये इनकी एंट्रोपी कम होगी। और नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में एंट्रोपी ज्यादा होगी, इसलिए नॉर्मल वाला ग्राफ ऊपर जा रहा है और सुपर कंडक्टर वाला ग्राफ नीचे से हो रहा है, और टेम्परेचर के साथ एंट्रोपी काफी स्पीड से कम होगी। 8th फीचर हमारे पास है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, ऊष्मा चालकता। सो इसका जो ग्राफ है वो आपको ध्यान रखना है। इन सब के डेरिवेशन तो एमएससी फिजिक्स में आते हैं डिटेल से, लेकिन अभी आपको ऐसे पढ़ना है। सो ये नॉर्मल कंडक्टर का स्ट्रेट लाइन बनता है। तो सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि पहले तो स्ट्रेट लाइन आता है थोड़ी दूर, तो फिर सडनली हमारा जो टीसी होता है उस टेम्परेचर के बाद जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो धीरे धीरे डिक्रीज ना होके सडनली डिक्रीज हो जाती है। ये इस तरह से देखो, ये सडनली डिक्रीज हो जाती है। सो ये हमारे पास सुपर कंडक्टिंग स्टेट का है, और ये हमारे पास नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट का है टीसी से ऊपर। तो ये थर्मल कंडक्टिविटी की वैल्यू सुपर कंडक्टिंग केस में घट गई। थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, अगर देखिए आपने कोई मेटल की रोड ली है, मेटल की रोड को यहाँ से आपने गर्म कर दिया, यहाँ से गर्म करोगे तो जितना जल्दी वो हीट यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी, उतना हम बोलेंगे कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी है। अगर ये आपने रोड मेटल की ली है ना, तो एक सिरे को गर्म करोगे तो फटाफट दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा, क्योंकि आपने मेटल लिया है, मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी अच्छी होती है। लेकिन अगर यही रोड आपने किसी इंसुलेटिंग मटेरियल की ले ली, तो उसका एक सिरा गर्म करोगे लेकिन दूसरा सिरा गर्म नहीं होगा, या अगर होगा तो बहुत देर बाद होगा और बहुत कम मात्रा में होगा। इसका मतलब क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं सबसे ज्यादा, फ्री इलेक्ट्रॉन जिम्मेदार होते हैं। और कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आपने जिस सिरे को गर्म किया वहां के इलेक्ट्रॉन ने फटाफट एनर्जी ली, और क्योंकि वो फ्री था इसलिए वो एनर्जी लेके दूसरे सिरे पर पहुंच गया और दूसरा सिरा गर्म हो गया। इंसुलेटर में, इंसुलेटर में क्या होता है बताया था आपको, फ्री इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं है, तो यहाँ पर आयन होगा, वो आयन इस एनर्जी को लेके वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेशन से वो बाजू वाले से टकराएगा, टक्कर के दौरान कुछ एनर्जी दे देगा और फिर बोलेगा अब तुम वाइब्रेट करो, फिर वो वाइब्रेट करेगा और वो बाजू वाले को देगा। और इस प्रोसेस में हर टक्कर में एनर्जी की जो ट्रांसफर होता है उसकी क्वांटिटी घटती जाएगी, तो जब एंड तक पहुंचेगा तो एनर्जी बहुत ही कम मात्रा में पहुंचेगी, इसलिए वहां पर इतना ज्यादा गर्म नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट की और सुपर कंडक्टिंग स्टेट की। तो नॉर्मल कंडक्टर में हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा एंट्रोपी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन का डिसऑर्डर होता है। हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास सुपर कंडक्टर में भी है, नॉर्मल कंडक्टर में भी है ना, क्योंकि दोनों ही है तो एक ही चीज। लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं। इसमें डिसऑर्डर होता है और इसमें परफेक्ट ऑर्डर होता है। तो आप मुझे जल्दी से एक एग्जांपल देती हूँ आपके पास। आप कोई मूवी देखने गए थिएटर में, वहां पे टिकट विंडो यहाँ पे है ना, टिकट विंडो यहाँ पे है। अब एक विंडो यहाँ पर है और एक विंडो यहाँ पर है, तो यहाँ पर टिकट में सारे लोगों ने क्या लाइन लगा रखी है कि लाइन से मिलेगी, सबको लाइन से मिलेगी। तो पहले ये वाला लेगा और उसके बाद ये चला जाएगा, फिर ये वाला लेगा, फिर ये वाला लेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगी, एक लाइन से वो चीज आने में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सारे के सारे यही घुस जाओ पूरे के पूरे, कोई लाइन नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा डिसऑर्डर रखो, तो होगा क्या कि जो पहले घुस गया उसको पहले टिकट मिल जाएगी। तो टिकट का मतलब एनर्जी,
तो ये क्या है, सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। यहाँ सब कुछ लाइन से हो रहा है, परफेक्टली ऑर्डर, क्योंकि एंट्रोपी कम रखनी है, तो इनको फर्क नहीं पड़ता कि वक्त ज्यादा लगेगा तो लगेगा, हम लाइन नहीं छोड़ेंगे। तो जब लाइन नहीं छोड़ोगे तो इस पीछे वाले को सबसे लास्ट में टिकट मिलेगा, बहुत ही टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा सबसे लास्ट वाले को। लेकिन ये जो लास्ट वाला बंदा यहाँ था, ये यहाँ खड़ा ही नहीं है, ये तो घुस गया लाइन तोड़ के बीच में, क्योंकि इसको डिसऑर्डर से मतलब नहीं है, इसको टिकट चाहिए, तो ये खुद ही जाके फटाफट डिसऑर्डर के चक्कर में अपनी बीच बीच में घुस के टिकट ले लेगा। सो यहाँ पर जो है एनर्जी का या ट्रांसफर जो है, हीट का ट्रांसफर जो है वो डिसऑर्डर ज्यादा होने से फास्ट होता है, ट्रांसफर जल्दी जल्दी होगा, और यहाँ पर लाइन बनी हुई है तो क्या होगा, धीरे धीरे होगा। तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि एंट्रोपी नॉर्मल कंडक्टर की ज्यादा होने की वजह से उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो भी ज्यादा हो जाती है। 9th पॉइंट हमारा है एनर्जी गैप। एनर्जी गैप, ये मैंने आपको उस टाइम बोला था ना कि अभी हीट कैपेसिटी में कि एनर्जी गैप में समझाऊंगी। देखो, एक इफेक्ट होता है क्वांटम मैकेनिक्स में, और उसका एक रिजल्ट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। एक इफेक्ट होता है जो वैसे तो आपने पढ़ा है, टनलिंग इफेक्ट, टनलिंग इफेक्ट, सुरंगन प्रभाव इन क्वांटम मैकेनिक्स। मैं एक डायरेक्टली बताती हूँ, एक रिजल्ट आपको बताती हूँ जो आपको याद रखना है, क्योंकि उसका डेरिवेशन फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में एक टनलिंग इफेक्ट करके इफेक्ट होता है, जो कि जिसका एक रिजल्ट आता है। उसका रिजल्ट ये बताता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई एनर्जी गैप है यहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये रहा, ये एनर्जी का गैप है, और यहाँ पे आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, और आपने उस इलेक्ट्रॉन का क्या किया है, थर्मल एक्साइटेशन किया है। थर्मल एक्साइटेशन, अभी थर्मल एक्साइटेशन क्या होता है, थर्मल एक्साइटेशन का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ा के उनको एनर्जी देना, ताकि वो एनर्जी गैप को पार करके ऊपर चले जाएं। दिस इज कॉल्ड थर्मल एक्साइटेशन। सो क्वांटम मैकेनिक्स में एक प्रोसेस है टनलिंग इफेक्ट, जो कि ये बताता है कि अगर इन इलेक्ट्रॉन्स को जो कि नीचे है फिलहाल, जब इनको टेम्परेचर बढ़ा के और इनका थर्मल एक्साइटेशन किया जाता है, तो ये यहाँ इस गैप को पार करके इस ऊपर पहुंच जाते हैं, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वो नंबर जो होता है वो टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होता है। मतलब यहाँ कोई नंबर अगर n है, तो यहाँ जो नंबर होगा n प्राइम, वो n प्राइम क्या होगा, टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली चेंज होगा, या टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। मतलब ये जो एन प्राइम होता है ये प्रोपोर्शन होता है ई रेस टू पावर -1/kT, इस तरह से वेरी करता है। अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो ये एन प्राइम घट जाएगा, और अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एन प्राइम बढ़ जाएगा। ये इफेक्ट एक क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, जिसे हम टनलिंग इफेक्ट करते हैं। इसको टनलिंग इफेक्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो गैप है ना, इस गैप को आप सुरंग की तरह देखो, तो ये सुरंग पार करके और दूसरी दिशा में, दूसरे साइड में जा रहे हैं। अब ये क्वांटम मैकेनिक्स में एक इफेक्ट था। अब यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल में जो हीट कैपेसिटी आप बोलते हो, वो हीट कैपेसिटी सीधे सीधे किससे डिपेंड होती है, हीट कैपेसिटी जो होती है वो डायरेक्ट किस पे डिपेंड करती है, थर्मल एक्साइटेशन पे। कहीं ना कहीं वो थर्मल एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होती है, क्योंकि हीट कैपेसिटी का मतलब भी आपके पास क्या होता है, हमने हीट कैपेसिटी देखी थी, हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड कर रही थी, गामा टी प्लस ए टी क्यूब। ये लेटिस वाला पार्ट होता है, जो कि लो टेम्परेचर पे हमारे पास ज्यादा वो नहीं करता है, डोमिनेट नहीं करता है। क्या कारण था कि हमने, क्योंकि देखो टी लेस देन टीसी होता है, टी लेस देन टीसी का मतलब सुपर कंडक्टर जो बनता है वो लो टेम्परेचर पे बनता है। वो क्या बनता है आपके पास, लो टेम्परेचर पे। और अगर टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास बहुत छोटी है, टेम्परेचर की वैल्यू जब बहुत कम होगी, तो इन दोनों में से कौन डोमिनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट या लेटिस वाला पार्ट, इलेक्ट्रॉन वाला पार्ट। कारण अगर टेम्परेचर की वैल्यू है 0.2, तो जो टी वाला टर्म है, टी की वैल्यू तो 0.2 हो जाएगा, लेकिन टी क्यूब कितना होगा, 0.2 का क्यूब, विच इज 0.008, जो कि काफी कम है 0.2 से। इसलिए हम इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी को बोलते हैं कि वो टर्म रखेंगे, और लेटिस वाला जो है वो उसको कर देंगे 0। इसलिए हमने ऊपर जो ग्राफ प्लॉट किया वो केवल इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी का किया था, लेटिस का नहीं। तो अभी भी हम क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉनिक वर्ड बोला, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन किससे एक्साइट हो रहे हैं, थर्मल एक्साइटेशन से आ रहे हैं। और थर्मल एक्साइटेशन में क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि थर्मल एक्साइटेशन से जब इलेक्ट्रॉन एक
गैप को पार करके दूसरी तरफ पहुंचते हैं तो उनके नंबर का जो चेंज होता है टेम्परेचर के साथ वो ऐसा दिखता है। अब जब हीट कैपेसिटी का एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये जो C है वो भी e⁻⁻⁻ का इस तरह की डिपेंडेंस आई थी, और उससे पहले क्वांटम मैकेनिक्स में जो नंबर था उस नंबर की भी डिपेंडेंस -α/t आई थी। अब इसका और इसका एक जैसा होने का मतलब ये था कि इसका मतलब जहां पर आपके पास सुपर कंडक्टर के लिए हीट कैपेसिटी का इस तरह का एक्सप्रेशन आ रहा है, और इस तरह का एक्सप्रेशन तभी आता है जब वहां पर एनर्जी का गैप हो। अब अगर आपको सुपर कंडक्टर के लिए भी इस तरह का रिलेशन मिला है, इसलिए इसका मतलब है कि पक्का यहाँ पर भी क्या होगा, गैप होगा। अब यहाँ के गैप को समझना भारी काम हो गया। तो बाद में पता चला कि अच्छा, जिस तरह से हमारे पास इंसुलेटर में या सेमीकंडक्टर में एक वैलेंस बैंड होता है, एक कंडक्शन बैंड होता है और बीच में गैप होता है, बिल्कुल वैसे ही सुपर कंडक्टिंग स्टेट होती है, एक नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट होती है और बीच में गैप होता है। ये वाला गैप और ये वाला गैप बिल्कुल अलग होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो हम देखेंगे थोड़ा सा अभी में। लेकिन अभी आपको समझना है कि ये गैप का दिमाग में कीड़ा कैसे आया, कि ये जो हीट कैपेसिटी थी उसकी डिपेंडेंस बिल्कुल नंबर के हिसाब से चेंज हो रही थी, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन से लेना देना है और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, तो दोनों का फॉर्मूला एक्सपेरिमेंटली काफी एक जैसा आया था। अब इस गैप में और इस गैप में क्या अंतर है, तो इंसुलेटर में क्या होता है, कंडक्शन बैंड को वैलेंस बैंड से अलग करता है गैप, जबकि सुपर कंडक्टर में ये गैप कौन सा होगा, तो सुपर कंडक्टर में हमारे पास क्या होता है कि सुपर कंडक्टर में हमारे पास दो तरह के एनर्जी लेवल्स होते हैं। एक तो सुपर कंडक्टिंग लेवल्स होंगे, और इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को हम बोलेंगे सुपर इलेक्ट्रॉन। सुपर इलेक्ट्रॉन, जैसे ही हम इस इलेक्ट्रॉन को टेम्परेचर देंगे ये इस गैप को पार करके ऊपर चला जाएगा, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा अब इस इलेक्ट्रॉन का नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल इलेक्ट्रॉन। तो अगर हमारे पास हम T इज इक्वल टू TC कर देते हैं, तो जैसे देखो T इज इक्वल टू, फिलहाल मान लीजिए 0 केल्विन पे बात करते हैं, तो जब T इज इक्वल टू 0 केल्विन होता है तब ये बैंड पूरा का पूरा क्या होता है, खाली होता है, एक भी इलेक्ट्रॉन नॉर्मल इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सुपर इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर जैसे जैसे हम टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हैं, शुरू में एक इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर चला गया, इसका मतलब थोड़ा सा सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी खत्म हुई है, मतलब खत्म नहीं, कम हो गई, और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन क्योंकि वो आ चुका है, उसका नंबर बढ़ना शुरू हो गया है, तो अब वो थोड़ी सी उसमें नॉर्मल प्रॉपर्टी भी आ रही है। जब हम T इज इक्वल टू TC कर देते हैं तो इस टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट आपके पास सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, ये बैंड आपके पास क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। अब क्योंकि सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन है ही नहीं आपके पास, सारे के सारे नॉर्मल है, तो हम कहते हैं कि आपका सुपर कंडक्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है और आप बन चुके हो नॉर्मल कंडक्टर, जो कि किस पे होता है, T इक्वल टू TC पे। तो यहाँ उस गैप का मतलब क्या होता है, ये सुपर इलेक्ट्रॉन्स और नॉर्मल इलेक्ट्रॉन्स के बीच का गैप होता है। एक्सपेरिमेंटल जब किए गए हैं तो ये जो गैप आता है हमारे पास, ये T इक्वल टू 0 केल्विन पर आता है 3.52 K इंटू TC। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। जो सुपर कंडक्टर्स के अंदर जो हमारे पास एनर्जी गैप होता है वो हमारे पास आता है 3.52 KTC। TC हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर, के हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट और 3.52 हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है। और इसके अलावा आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि टेम्परेचर के साथ ये गैप जो है वो डिक्रीज होता जाता है, तो 1.74 EG0 1 माइनस T/TC की पावर 1/2। सो ये हमारे पास फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। इसका ग्राफ अगर प्लॉट कीजिए सो ग्राफ बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसा BC वाला आया था, इफ यू रिमेम्बर। हमारे पास ये इस तरह से पैराबोलिक है। सो आप यहाँ पर देखिए, तो T इक्वल टू TC पे सबसे पहले आपके पास अगर मैं T इक्वल टू TC कर दूं तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, बैंड गैप आपके पास 0 आ जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट तो TC होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर आपके पास EG की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है।
लेकिन ये ग्राफ देखो मैं आगे 1 पे नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे इसको आगे अटैच नहीं कर रही हूँ, क्योंकि इस पॉइंट पर t इक्वल टू 0 है और t इक्वल टू 0 पे जब t इक्वल टू 0 है तो जो Eg की वैल्यू आ रही है वो आपके पास 1 नहीं आ रही है। मतलब अगर मैं यहाँ से Egt अपॉन Eg0 निकालूं तो वो आ रहा है 1.74 1 माइनस टी अपॉन टी सी की पावर 1/2। और अब अगर मैं इसमें t की वैल्यू 0 रखती हूँ तो मेरे पास Egt अपॉन Eg0 की वैल्यू क्या आ रही है 1.74 आ रही है, ना कि 1 आ रही है, ना कि 0 आ रही है। सो y एक्सिस पे सपोज हम Egt अपॉन Eg0 रखते हैं तो इसकी जो वैल्यू है वो हमें जब हमारा t इक्वल टू 0 केल्विन होगा उस टाइम पर वो वैल्यू हमें 1 नहीं मिलेगी बल्कि कितनी मिलेगी 1.74। तो ये जो वैल्यू है उसे आप 1.74 यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राफ आएगा वो इसी तरह से डिक्रीज होता हुआ मिलेगा और जब t इक्वल टू टी सी है तो 0 हो जाएगा। और जैसे जैसे आपका t इंक्रीज कर रहा है बीच में माइनस साइन है इसलिए जो Egt है वो डिक्रीज करेगा। तो देखिए जैसे जैसे t इंक्रीज कर रहा है Eg की वैल्यू आपके पास डिक्रीज हो रही है और टीसी पर आते आते वो 0 हो जाएगा। ये 9th प्रॉपर्टी थी। ओके, 10th प्रॉपर्टी शायद 10th प्रॉपर्टी आपके पास है माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज। माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड प्रॉपर्टी। माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड प्रॉपर्टी को समझने के लिए हमें पता चल गया है कि ऊपर हमारे पास नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट है, नीचे हमारे पास सुपर कंडक्टिंग स्टेट है। इसका मतलब ये होगा और बीच में हमारे पास एक एनर्जी का गैप है जिसकी वैल्यू हमें पता है 3.5 टाइम्स के इंटू टी सी होती है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर सुपर कंडक्टर देते हैं सपोज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम के लिए जो टीसी होता है वो होता है 1.18 केल्विन। के हमारे पास बोल्ट्जमान कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें पता है 1.38 इंटू 10⁻⁻23। तो ये वैल्यू के है और टीसी है, जब ये रखते हैं तो यहाँ पर हमारे पास Eg की वैल्यू जो आती है वो आएगी, जाहिर सी बात है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 1.18 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन को कुछ फोटोन्स देते हैं, फोटोन का मतलब है एनर्जी देते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में होते हैं, फोटोन के फॉर्म में होती है हमारे पास, राइट। तो सपोज हमने यहाँ पर एच न्यू एनर्जी का फोटोन दिया। अगर हमने यहाँ पर एच न्यू एनर्जी का फोटोन दिया और ये एच न्यू एनर्जी इस बैंड गैप के बराबर हो जाए, राइट, एच न्यू एनर्जी अगर हमारे पास Eg के बराबर हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो उस फोटोन को अब्सॉर्ब कर लेगा और उसको पता है कि इसका मतलब उसको अब बैंड गैप के बराबर एनर्जी मिल चुकी है तो वो पार करके कहाँ चला जाएगा, नॉर्मल कंडक्टिंग स्टेट में। तो किसी सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन को नॉर्मल कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कितनी एनर्जी का फोटोन चाहिए, एच न्यू एनर्जी का फोटोन चाहिए। और वो एच न्यू एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए, Eg के बराबर होनी चाहिए। और Eg की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1.18 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23। एच प्लांक कांस्टेंट है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मिल जाएगी 1.18 1.38 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय एच जो कि होता है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। जब इसको सॉल्व करते हैं फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालते हैं तो वो आता है 8.16 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज। यानी इस फ्रीक्वेंसी की लाइट अगर आप डालोगे, फ्रीक्वेंसी का मतलब वही तो जो लाइट आप यहाँ से डालोगे उस लाइट में इस फ्रीक्वेंसी के फोटोन ही तो होंगे। तो अगर किसी सुपर कंडक्टर को नॉर्मल कंडक्टर बनाना है तो जो लाइट आप डालोगे उस लाइट की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए। और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये कौन सी रेंज में आती है, ये आती है माइक्रोवेव रेंज में। ये फ्रीक्वेंसी किस रेंज में आती है, माइक्रोवेव रेंज में आती है। कुछ सुपर कंडक्टर जैसे कि मान लीजिए नायोबियम हुआ, पीबी हुआ, एटसेट्रा, इनके लिए क्या होता है, इनके लिए एनर्जी गैप जो होता है और ज्यादा होता है। अगर और ज्यादा होता है तो फ्रीक्वेंसी क्या मिलनी चाहिए, और ज्यादा हाई आती है। तो इनके लिए जो फ्रीक्वेंसी आती है वो इंफ्रारेड रेंज में आती है, इंफ्रा रेड रेंज में आती है। एल्यूमिनियम के लिए हमने देखा माइक्रोवेव में आ रही है और कुछ सुपर कंडक्टर के लिए इंफ्रारेड में आ रही है। तो इसका मतलब अगर किसी सुपर कंडक्टर पे हम कोई लाइट डालते हैं और अगर वो लाइट जो है
उसकी फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव या फिर इंफ्रारेड में है, तो ये सुपर कंडक्टर उस लाइट को अब्सॉर्ब कर लेगा और क्या बन जाएगा, नॉर्मल कंडक्टर बन जाएगा। तो क्योंकि वो माइक्रोवेव इंफ्रारेड को अब्सॉर्ब करता है, इसलिए हम इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, माइक्रोवेव एंड इंफ्रारेड प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर। अदरवाइज वो और किसी रेंज का डालोगे तो उसको पता है मेरे काम की तो है नहीं, मैं गैप को पार तो कर सकता नहीं हूं, तो वो उसको अब्सॉर्ब नहीं करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आइसोटोप इफेक्ट। हाँ, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, आइसोटोप इफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन। इलेक्ट्रॉन फोनोन इंटरेक्शन तो खैर बाद में देखेंगे बीसीएस थ्योरी में। आइसोटोप इफेक्ट को बोलते हैं हम, आइसोटोप को क्या बोलते हैं, आई डोंट नो, सॉरी, आपको देखना पड़ेगा। सो आइसोटोप इफेक्ट का मतलब हमारे पास ये होता है कि देखो, अगर मान लीजिए जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है, ये क्या है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग हो जाता है। सो मान लीजिए हमारे पास अगर कोई सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट हमने लिया है, सुपर कंडक्टिंग एलिमेंट लिया है और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर आता है Tc, तो अगर हम इस सुपर कंडक्टर के बहुत सारे आइसोटोप हैं, बहुत सारे आइसोटोप है, मान लीजिए आइसोटोप 1 हो गया, आइसोटोप 2 हो गया और आइसोटोप 3 हो गया, तो ये देखा गया है कि एक ही एलिमेंट के अगर आइसोटोप हम लेते हैं तो उनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर आता है वो सेम नहीं आता है बल्कि अलग अलग आता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आइसोटोप में बदलाव क्या हुआ, आइसोटोप में एक्चुअल में नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे पास क्या हो गया, चेंज हो गया, जिसकी वजह से उसका जो एटॉमिक मास है वो चेंज हो गया। सो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सुपर कंडक्टर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो उसके एटॉमिक मास पे डिपेंड करता है, और ये जो डिपेंडेंस होती है ये इस एक्सप्रेशन से दी जाती है, m⁴ Tc इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पर m जो है वो आइसोटोप का मास है और Tc क्या है, आपके पास क्रिटिकल टेम्परेचर है, और इस अल्फा की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आती है 0.5 से लेके 0.50 तक, 45 से लेके 450 तक। इस रिलेशन से हम ये कह सकते हैं कि Tc और आइसोटोप जो है एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इसका मतलब अलग अलग आइसोटोप का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होता है। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड आइसोटोप इफेक्ट। ओके, किसी एक एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप का क्रिटिकल टेम्परेचर अलग अलग होना, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड आइसोटोप इफेक्ट। अब ऐसा ये अल्फा वाली ये वैल्यू है, ये हमारे पास कैसे आया। सो बीसीएस 3 साइंटिस्ट थे, बार्डिन, कूपर, श्राइफर। बीसीएस थ्योरी बाद में पढ़ेंगे। बीसीएस तीनों साइंटिस्ट ने मिलकर ये से कहा था कि इनके अकॉर्डिंग, आप जानते हो डिबाई टेम्परेचर क्या होता है, हमने डिबाई मॉडल के अंदर देख लिया था डिबाई टेम्परेचर है। तो इन्होंने कहा था कि हमने ये एक्सपेरिमेंटली पाया है कि किसी भी सुपर कंडक्टर का जो क्रिटिकल टेम्परेचर होता है वो एक्चुअल में उसके डिबाई टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। ये प्योर एक्सपेरिमेंट से उनको मिला था, उन्होंने अलग अलग डिबाई टेम्परेचर करके देखा तो क्रिटिकल टेम्परेचर बदल रहा था, और वो जैसे जैसे डिबाई टेम्परेचर बढ़ा रहे थे किसी मटेरियल का, क्रिटिकल टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। तो उन्होंने बोल दिया कि भाई क्रिटिकल टेम्परेचर जो होता है वो डिबाई टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और फिर पता चला था कि जो डिबाई टेम्परेचर है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको ध्यान हो तो डिबाई मॉडल जो दिया था वो किसके लिए दिया था, डिबाई मॉडल दिया था लेटिस हीट कैपेसिटी के लिए दिया था। इफ यू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉनिक हीट कैपेसिटी के लिए नहीं दिया था, लेटिस के लिए दिया था, क्योंकि लेटिस के लिए तो आया था ना कि लो टेम्परेचर पे CV प्रोपोर्शनल टू T क्यूब होता है, वो आप देखिएगा, मैंने डिबाई मॉडल पूरा पढ़ा रखा है। तो डिबाई मॉडल लेटिस के लिए था, है ना। तो यहाँ पर और जब लेटिस वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन के अंदर जो पार्टिकल इन्वॉल्व होता है वो कौन होता है, फोनोन होता है। वो कौन होता है, फोनोन। देखो, लाइट में कौन इन्वॉल्व होता है, फोटोन। वाइब्रेशन में कौन इन्वॉल्व होता है, फोनोन, है ना, फोनोन। ये मैंने उस टाइम पढ़ाया भी था आपको कि वाइब्रेशन का क्वांटा होता है फोनोन। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जाहिर सी बात है ये जो फोनोन है इनकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि जो ये डिबाई टेम्परेचर है तो ये टेम्परेचर ही ना, और टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, फोनोन वेलोसिटी बढ़ती है। तो हम ये लिख सकते हैं कि थीटा डी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फोनोन की वेलोसिटी के। ऑब्वियसली किसी भी पार्टिकल का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो उसके पास एनर्जी ज्यादा आएगी, वो तेज तेज दौड़ेगा तो उसकी वेलोसिटी बढ़ गई।
और जो वेलोसिटी होती है, फोनॉन वेलोसिटी होती है, वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? 1/m². क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारे पास एनर्जी होती है, एक्चुअल में जो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 1/2mv² होती है, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। यहाँ से v² की वैल्यू निकालो, कितनी हो रही है? 2e/m आ रही है। v² की वैल्यू कितनी? e इज इक्वल टू हाफ mv² होता है, तो v² कितना होता है? 2e/m आता है। तो यहाँ से v की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है? √2e/m आ रही है। सो वेलोसिटी का मास के साथ रिलेशन कैसा है? v इज प्रोपोर्शनल टू 1/√m। तो वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 1/m². और यहाँ पर क्या है? फोनॉन वेलोसिटी है, तो किसके प्रोपोर्शनल हो गया? 1/m². करेक्ट। अब ये देखो, टीसी प्रोपोर्शनल टू थीटा डी है, थीटा डी प्रोपोर्शनल टू फोनॉन वेलोसिटी है, तो इस थीटा डी के आगे लिख दो टीसी प्रोपोर्शनल, क्योंकि टीसी थीटा डी से रिलेट कर रहा है, थीटा डी फोनॉन वेलोसिटी से, फोनॉन वेलोसिटी इससे, इसका मतलब इन दोनों को डायरेक्टली हम ये लिख सकते हैं कि टीसी प्रोपोर्शनल टू 1/m². करेक्ट। और या फिर आप लिख सकते हो टीसी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टीसी इंटू m² प्रोपोर्शनल टू 1 है, इसका मतलब इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि 1 भी क्या है? कांस्टेंट है। एक इसको साइन हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा, है ना। तो हमारे पास, और हमने ऊपर क्या रिजल्ट लिखा था? m⁴α tc इज इक्वल टू कांस्टेंट, आइसोटॉप इफेक्ट। दोनों को कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? 1/2। 1/2 कितना होता है? 0.50। और हमने पहले ही कहा था कि अल्फा की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू कितनी आई थी? 0.5 से लेके 0.50, 0.45 से लेके। सो ये वेरीफाई भी हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन डी बाई टेम्परेचर से दिया गया था। ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके पास इससे रिलेटेड आ सकता है। ओके, इसके बाद देखिए आपकी नोटबुक में कुछ वो है, इफेक्ट ऑफ सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर। तो ये मैं लिख देती हूँ आपको, मतलब थ्योरी है इसमें, इस डेरिवेशन तो सारा हमने कर ही लिया है। ये टॉपिक आपका इस नाम से है, इफेक्ट ऑफ सुपर कंडक्टिंग ट्रांजिशन ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ सुपर कंडक्टर। मतलब ट्रांजिशन से उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो इसमें पहला है आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो हमें ये बताना है कि ट्रांजिशन से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में क्या चेंज आता है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या करना है आपको? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कंडक्टिविटी, जाहिर सी बात है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? सिग्मा। और सिग्मा क्या होता है? 1/ρ। तो आपके पास सुपर कंडक्टर है, हमें पता है सुपर कंडक्टर की भी जो रेजिस्टिविटी होती है, रो जो होती है, वो कम होती है नॉर्मल कंडक्टर से। देखा था ना, नॉर्मल कंडक्टर का टेम्परेचर जैसे ही घटाया, सडनली वो सुपर कंडक्टर बन गया और उसकी रेजिस्टिविटी 0 हो गई। तो बिकॉज सुपर कंडक्टर की रेजिस्टिविटी घटती है, तो जाहिर सी बात है सिग्मा क्या होता है? इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सिग्मा ऑफ सुपर कंडक्टर इज ग्रेटर देन सिग्मा ऑफ नॉर्मल कंडक्टर। तो ट्रांजिशन से क्या होगा? जब कोई नॉर्मल कंडक्टर सुपर कंडक्टर बनेगा तो उसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सडनली इंक्रीज हो जाएगी। मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, जब हमारे पास नॉर्मल कंडक्टर लेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है उसके अंदर से गुजरेगी, और जैसे ही वो सुपर कंडक्टर बन जाएगा, यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो बाहर से गुजरने लगेगी, और ये किसकी तरह बिहेव करने लगेगा? डायामैग्नेट की तरह। ये सब रिजल्ट हम पढ़ चुके हैं। क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड बीसी, थर्ड पॉइंट है बीसी। तो बीसी के बारे में मैं बता चुकी हूँ कि ये वो टेम्परेचर मैग्नेटिक फील्ड की वो वैल्यू है जो कि उसकी सुपर कंडक्टिंग प्रॉपर्टी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए होती है। इसके बाद आता है हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी मैंने बता दिया कि टेम्परेचर घटाने से जो हीट कैपेसिटी होती है वो लीनियरली घटती है, लेकिन जैसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर आता है एक्सपोनेंशियली घटना शुरू कर देती है। फिफ्थ पॉइंट हमारा पास आ रहा है थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी का भी मैंने ग्राफ बताया था कि नॉर्मल कंडक्टर के अंदर जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है, और जैसे ही सुपर कंडक्टर बन जाता है उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है, क्योंकि उसमें
ऑर्डर आ जाता है एंट्रोपी, और हमारे पास यहाँ पर एंट्रोपी, ये वापस मतलब वही रिजल्ट जो हमने डिराइव किया अभी तक वही है। एंट्रोपी का भी मैंने ग्राफ आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो आप थ्योरी बुक से पढ़ ही लीजिएगा। तो इस तरह से एक आता है हमारे पास गिब्स फंक्शन। तो गिब्स फंक्शन मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि इसका पूरा पूरा डेरिवेशन है, जब इसका डेरिवेशन बताऊंगी तब गिब्स फंक्शन आएगा। तो वैसे गिब्स फंक्शन के लिए लिखा हुआ है कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर और नॉर्मल कंडक्टर का जो गिब्स एनर्जी होती है वो सेम होती है, मतलब ट्रांजिशन पॉइंट पे गिब्स एनर्जी दोनों की सेम होती है, बट मैं अभी नहीं बताऊंगी क्योंकि हम ये प्रूव करेंगे कि क्यों बराबर होती है। इसके बाद आपके पास बुक में टॉपिक दे रखा है स्पेशल फीचर्स ऑफ सुपर कंडक्टिव मटेरियल्स, जिसमें सिर्फ ये बताया गया है कि नेचर में कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो सुपर कंडक्टर की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो जैसे एल्काली हुआ, एल्कलाइन हुआ, फेरोमैग्नेटिक एंड नोबल मेटल्स है, ये नहीं बनते हैं। ओके, नॉन मेटल और नोबल गैसेस भी नहीं बनते हैं सुपर कंडक्टर। ओके, लेंथेनाइड ग्रुप में लेंथेनम एंड प्रोटेक्टिनियम ऑल्सो नॉट सुपर कंडक्टर, ये भी नहीं होते हैं हमारे पास। अरे यार, थोरियम यूरेनियम भी सुपर कंडक्टर नहीं होते हैं, तो वो आप पढ़ लेना कौन कौन से एलिमेंट होते हैं और कौन कौन से नहीं होते हैं। ओके, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है थ्योरीज ऑफ सुपर कंडक्टिविटी। तीन तरह की थ्योरीज होती है, थर्मोडायनेमिक थ्योरी, बीसीएस थ्योरी और एक लेनन इक्वेशन। इनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से। थैंक यू सो मच एवरीवन।